दोस्तों, आजाद हैं आजाद रहेंगे श्रृंखला का यह अंतिम एपिसोड है। जी हां, सीजन 5 हमारा आखिरी एपिसोड है और आज हम लोग ऐसे ही एक क्रांतिकारी के विषय में बात करने वाले हैं जिनसे अंग्रेज बहुत घबराते थे। उन्होंने केवल एक बार इनको गिरफ्तार किया था और उस गिरफ्तारी के बाद ही उनका नाम आजाद पड़ गया, क्योंकि आगे चल के ब्रिटिशर्स ने कभी भी उनको गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वह उनको पकड़ ही नहीं पाए। जी हां, आजाद हैं आजाद रहेंगे श्रृंखला का नाम मैंने इन्हीं क्रांतिकारी के ऊपर रखा है। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महान क्रांतिकारी, या कहें सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक, चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद, आजाद नाम तो इनको बाद में मिला। इनका नाम था चंद्रशेखर तिवारी। प्यार से इन्हें सब पंडित जी बुलाते थे। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश में अलीराजपुर एक जगह है, वहां पर भाभरा गांव में हुआ था। माना जाता है कि इनके पूर्वज उन्नाव से वहां पहुंचे थे। वह आसपास का क्षेत्र भील जातियों का क्षेत्र हुआ करता था। भील जाति जो अपने आप में भारत की सबसे सशक्त जनजाति है, उसी जनजाति के साथ यह रहा करते थे। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरणी देवी था। इनकी माता इन्हें संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, पर भील जाति की अदम्य साहस को देखते हुए, उन्हीं के साथ रहते हुए इन्होंने भी निशाने लगाने की कला जो है वह सीख ली थी और वहीं से इनकी क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है। बात है 1920 की, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। इस असहयोग आंदोलन में कई सारे भारतीय क्रांतिकारियों ने, जो कि उस समय युवक ही थे, उन्होंने अपने स्कूल का त्याग कर दिया। कहा कि आज से हम लोग अंग्रेजी विद्यालय में तो नहीं पढ़ेंगे। 1921 की बात है, चंद्रशेखर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। तब मजिस्ट्रेट उनसे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? यह कहते हैं आजाद। पिता का नाम क्या है? ये कहते हैं स्वतंत्र। और घर का पता क्या है? तो कहते हैं जेल खाना। जज इस जवाब से बड़ा क्रोधित होता है और वह इनको जेल की सजा और साथ ही साथ 15 कोड़े मारने की सजा सुनाता है। यह घटना पूरे बनारस के क्षेत्र में फैल चुकी थी कि कैसे एक 15 साल का युवा इस तरीके से अंग्रेजों को जवाब देके आया है। 1922 में चौरी चौरा की घटना होती है। महात्मा गांधी अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। उस दौरान भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिन नाथ सालिया, राजेंद्र राहड़ी, रोशन सिंह, इन सब ने बढ़ चढ़कर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया था। अपने विद्यालय छोड़े थे, अपना कार्य छोड़ा था। पर गांधी के अचानक से असहयोग आंदोलन वापस लेने से इन्होंने ठगा सा महसूस किया। उनको लगा कि यही सही समय है जब अंग्रेजों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। उसी दौरान सचिन नाथ सान्याल ने एक संगठन बनाया था जिसके सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद भी थे और वह था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। रूसी क्रांति से प्रभावित यह संगठन था और वहां के क्रांतिकारियों के विषय में यहां बढ़ चढ़ कर चर्चा होती थी। इन्होंने एक योजना बनाई कि हमें काकोरी में ट्रेन को लूटना है। सवाल उठा कि काकोरी में ट्रेन को लूटा क्यों जाए? तो बात यहां पर आती है, यह कहा जाता है कि अमीरों को लूटकर धन तो मिल जाता है पर अपनों के बीच ही बदनाम हो जाते हैं। जिनके लिए हम काम करते हैं वही हमारे लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे में हमें ट्रेन को लूटना जरूरी है, इससे अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा पड़ेगा। तब चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों ने योजना बनाई और 9 अगस्त 1925 को काकोरी में ट्रेन को लूट लिया। इस घटना के बाद धरपकड़ चालू होती है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को तो फांसी दे दी जाती है, पर चंद्रशेखर आजाद तो आजाद थे, उन्हें पकड़ पाना कहां संभव था। अभी चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात भगत सिंह से नहीं हुई थी।
कानपुर में इनका संगठन हुआ करता था और यह कहा गया कि वहां पर कुछ ऐसे कागजात रखे हैं जिनको वहां से लाना बहुत जरूरी है। एचआरए में जिम्मेदारी दी गई थी भगत सिंह को। चंद्रशेखर आजाद भी एचआरए के सदस्य थे, पर वह छुप के रह रहे थे। भेष बदलकर वह वहां पहुंचते हैं और जिस घर में यह कागजात रखे थे उसके छत से नीचे उतरते हैं। तभी उनको यह दिखता है कि सामने से कोई परछाई भी आ रही है। दोनों का आमना सामना होता है, झड़पें होती हैं। कई बार नाम पूछने की बात कही जाती है, पर कोई अपना नाम किसी को नहीं बता रहा था। तभी अचानक से कुछ और क्रांतिकारी वहां प्रवेश करते हैं और वह परिचय कराते हैं कि वह युवक जो दरवाजे से अंदर आया था वह थे भगत सिंह, और जो आसमान की ऊंचाइयों से धरती की तरफ आ रहे थे वह थे चंद्रशेखर आजाद। यह चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का पहला परिचय था। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह से कहते भी हैं कि भगत तुमको अपना नाम बताना चाहिए था, पर भगत सिंह बात कहते हैं कि पंडित जी, एचआरए का एक उसूल है कि किसी अजनबी को अपना नाम न बताया जाए। यहीं से तो भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती की शुरुआत होती है। दोनों की उम्र में खासा अंतर नहीं था, इसीलिए अच्छे दोस्त बन गए। आगे चल के 1926 में भगत सिंह ने भारत नौजवान सभा बनाया। इसके थ्रू वह युवाओं को यह बताना चाहते थे कि भारतीय क्रांति का उद्देश्य क्या है। इसी समय चंद्रशेखर आजाद ने एचआरए का नया नाम रखा और वह नाम रखा फिरोज शाह कोटला में, और वह नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अन्य सदस्य इसके सुखदेव, राजगुरु, जयदेव कपूर, भगत सिंह, ये सब अन्य सदस्य हुआ करते थे। 1927 में एक महत्वपूर्ण घटना जिसके विषय में यहां बात करना जरूरी है वह यह है कि अंग्रेजों ने एक कमीशन बनाया था, उसका नाम था साइमन कमीशन। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था कैसे की जाए। समस्या यह थी कि इसके अंदर उन्होंने सभी सदस्य अंग्रेज ही रखे थे। तो ऐसे में आप खुद सोचिए कि जिस संगठन का उद्देश्य, जिस कमीशन का उद्देश्य उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है, और उसमें कोई भारतीय ही नहीं, पूरे भारत में इसका विरोध हो रहा था। साइमन कमीशन पहुंचता है लाहौर। वहां पर लाला लाजपत राय, जिन्हें शेरे पंजाब या पंजाब केसरी के नाम से भी बुलाया जाता है, वह साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। स्कॉट नाम का एक पुलिस अधिकारी लाठीचार्ज की घोषणा करता है। लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाता है, पर 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। यह घटना हर भारतीय के मुंह पे तमाचा था कि लाला लाजपत राय भारत के सबसे सम्मानित नेता थे, और क्रांतिकारियों में तो उनका नाम ही अलग था। हर क्रांतिकारी उन्हें श्रद्धा की नजरों से देखता था। सभी क्रांतिकारी इकट्ठा हुए। हुआ यह कि कांग्रेस तो केवल निंदा कर रही है, हर तरफ केवल निंदा प्रस्ताव पारित हो रहा है, पर कोई कुछ कर नहीं रहा। 25 साल का एक अंग्रेज अफसर भारत के इतने बड़े सेनानी को लाठीचार्ज करके मार देता है। तभी यह प्लान बनाया जाता है कि अब तो स्कॉट को मारना ही होगा। 17 दिसंबर 1928 यह दिन था जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन लोगों ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर स्कॉट की हत्या का प्लान बना लिया था। ये लोग पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचते हैं और वहां पर स्कॉट की जगह पे सैंडर्स निकलता है, लेकिन तब तक तो प्लान एग्जीक्यूट कर ही देना था। सैंडर्स की वहां गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और उसके बाद सभी क्रांतिकारी भेष बदलकर कलकत्ता चले जाते हैं, और वहां पर उनकी मुलाकात होती है जतिन दास से, जो कि केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। प्रारंभ में वह क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल रहा करते थे, पर गांधी का प्रभाव बढ़ने के बाद वह गांधी के साथ हो चुके थे। भगत सिंह को जिम्मेदारी देते चंद्रशेखर आजाद कि तुम्हें जतिन दास को मनाना है, और भगत सिंह जतिन दास को मना ही लेते हैं और बम बनाने की शिक्षा उनसे लेते हैं। उसी दौरान अंग्रेजी सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास करने जा रही थी। यह पूरे तरीके से भारतीय समाज को दबाने का एक तरीके से एक्ट हुआ करता था कि भारत को बोलने की आजादी नहीं देनी है। क्रांतिकारी यह प्लान बनाते हैं कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में बम विस्फोट करना है।
चंद्रशेखर आजाद इसके लिए भगत सिंह को कहते हैं कि तुम प्लान बनाओ। तब भगत सिंह एक बात कहते हैं कि पंडित जी, जो भी वहां पर जाएगा वो वहां पे बम विस्फोट तो करेगा पर अपनी गिरफ्तारी देगा। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि क्रांतिकारी कभी गिरफ्तार नहीं होते भगत। तो भगत सिंह कहते हैं कि पंडित जी, पूरा भारत हमें क्रांतिकारी समझता है, जब तक हमारी आवाज इस जनता के बीच नहीं जाएगी तब तक हमारे ऊपर यही ठप्पा लगेगा जो इन अंग्रेजों ने हमारे ऊपर लगा दिया है, और वह है आतंकवादी। तब भी चंद्रशेखर आजाद भगत जैसे क्रांतिकारी को खोना नहीं चाहते, क्योंकि वह जानते थे कि अगर भगत सिंह एक बार अंग्रेजों के कब्जे में आ गए तो उसके बाद अंग्रेज उन्हें छोड़ेंगे नहीं। भगत सिंह भी चंद्रशेखर आजाद की बात मन मारकर मान लेते हैं। तभी उनकी मुलाकात सुखदेव से होती है और सुखदेव भगत सिंह के ऊपर एक ऐसा आरोप लगाते हैं जिसे भगत सिंह बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सुखदेव कहते हैं कि भगत, जीवन जीने की इतनी इच्छा जागृत हो गई, जब तुझे पता है कि तुझसे अच्छा काम यह कोई और नहीं कर सकता, उसके बाद भी कोई और लड़के क्यों जाएंगे वहां पर मरने। भगत सिंह वहीं पर कहते हैं कि सुखदेव, तुम्हें पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहा है। मैंने पंडित जी को समझाया लेकिन वह नहीं माने। सुखदेव बोलते, तो तू मान गया, तू मान गया जबकि तुझे पता है कि तुझसे अच्छा काम यह कोई और नहीं कर सकता। यह एक दोस्त को एक दोस्त की सलाह थी, उसको उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराना था। तब भगत सिंह पहुंचते हैं चंद्रशेखर आजाद के पास और कहते हैं कि पंडित जी, अगर मुझसे अच्छा काम यह कोई और कर सके तो मैं तुरंत अभी यहां से अपना नाम वापस लेता हूं। चंद्रशेखर आजाद भी भगत सिंह के हठ के आगे सर झुका देते हैं और कहते हैं, ठीक है भगत, तुम्हारे साथ और कौन जाएगा। वो बटुकेश्वर दत्त का नाम लेते हैं। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह पहुंच जाते हैं असेंबली। 8 अप्रैल की घटना है। असेंबली में बम विस्फोट किया जाता है और उसके बाद लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विल इंपीरियलिज्म, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारों से पूरा असेंबली गूंज जाता है। अंग्रेज अधिकारी डरकर उनको गिरफ्तार करते हैं और जब भारतीय क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तब उसके बाद वहां पे पता चलता है कि अंग्रेजी कैदियों के साथ अलग सुलूक हो रहा है और भारतीय कैदियों के साथ अलग सुलूक हो रहा है। भगत सिंह चले जाते हैं भूख हड़ताल पर, उनके साथ बीके भी चले जाते हैं भूख हड़ताल पर। यह बात है दिल्ली की। उसके बाद सभी क्रांतिकारियों को लाहौर शिफ्ट किया जाता है और वहां पर पता चलता है कि सुखदेव राजगुरु के साथ बाकी क्रांतिकारी भी गिरफ्तार हो चुके हैं। और जब यह पता चलता है कि भगत सिंह पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, तो सारे क्रांतिकारी एक साथ भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। अंग्रेजों ने कई तरह के अत्याचार किए पर किसी भी क्रांतिकारी की भूख हड़ताल तोड़वा नहीं पाए। इसी भूख हड़ताल के दौरान ही जतिन दास शहीद हो जाते हैं। उनके शरीर को लेने स्वयं सुभाष चंद्र बोस आते हैं। उसी समय लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसे सैंडर्स हत्याकांड भी कहा जाता है, उसे खोल दिया जाता है और ट्रायल शुरू होता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। चंद्रशेखर आजाद को यह पता चलता है कि उन्हें फांसी सुनाई जा रही है। तो चंद्रशेखर आजाद यह प्लान बनाते हैं कि हमें अपने क्रांतिकारियों को बाहर निकालना है। पर उसी दौरान एक घटना होती है। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद पहुंचते हैं और वहां पर किसी ने उनकी मुखबिरी कर दी। अल्फ्रेड पार्क, जिसे आज हम चंद्रशेखर आजाद पार्क के नाम से जानते हैं, वहां पर अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को चारों तरफ से घेर लिया था। गोलियों की बौछारें हो रही थी, दे दनादन गोलियां चल रही थी। चंद्रशेखर आजाद अकेले, उधर पूरी ब्रिटिश सेना। गोलियों की बौछार चलती रही। अंत में चंद्रशेखर आजाद अपने पास एक गोली रखते थे कि 15 साल की उम्र में उन्होंने एक प्रण लिया था कि मैं दोबारा कभी अंग्रेजों के हाथ ना आऊंगा। वह गोली अपने हाथ पर लेते हैं और धरा से मिट्टी उठाते हैं, अपने माथे पर लगाकर बोलते हैं कि हे माँ, बस इतनी ही सेवा कर सका। और वो एक गोली सीधे वो अपने ऊपर मार लेते हैं। चंद्रशेखर आजाद वहीं शहीद हो जाते हैं। पुलिस अधिकारियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके शरीर के पास पहुंच सकें।
बहुत देर बाद वह जाते हैं और पता चलता है चंद्रशेखर आजाद शहीद हो चुके हैं। इधर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको 24 मार्च 1931 की तारीख दी गई फांसी की, और 23 की रात को ही इन्हें फांसी सुना दी जाती है। भगत सिंह उस समय लेनिन की किताब पढ़ रहे थे, एक चैप्टर ही पूरा हुआ था, तभी जिधर बनाने आता है कि फांसी का टाइम हो चुका है। तब भगत सिंह कहते हैं कि अभी तो एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है, फिर भी आपने बुलाया है तो आपको निराश नहीं करूंगा और मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। उस किताब के उस पन्ने को जहां पर वह पढ़ रहे थे उसे मोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। साथ में उनके दो साथी सुखदेव और राजगुरु। रात के अंधेरों में कायरता के साथ ब्रिटिशर्स ने इन 3 जवानों को फांसी दे दी और इनके शरीर को नदी के किनारे अधजली हालत में छोड़ दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारतीय इतिहास इनके साथ वह न्याय करता है? क्या यह नहीं है कि भारतीय इतिहास केवल उन मलाईदार लोगों के लिए रह गया जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए काम तो किया, पर वह काम उस स्तर का नहीं था जिसके लिए वह आज जाने जाते हैं। मलाईदार पदों पर जाकर लोग बैठ गए और इन क्रांतिकारियों को भुला दिया गया। लेकिन ये देश ऐसा नहीं है, इस देश के लोग ऐसे नहीं हैं। वह भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, सचिन नाथ सान्याल, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह, वीर सावरकर, ऐसे महान क्रांतिकारियों का नाम तो कभी नहीं भूलने वाला। दोस्तों, आज़ाद है आज़ाद रहेंगे श्रृंखला का यहीं पे समापन होता है। अगले वर्ष 15 अगस्त पे हम लोग एक नई श्रृंखला शुरू करेंगे और श्रृंखला का नाम मैं अभी से अनाउंस करता हूं, उसका नाम है तिरंगा। मिलिएगा अगले वर्ष, जहां पर हम बात करेंगे कुछ और ऐसी ही कहानियों की। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।